राजीव भाई भटनागर जी, जम्मू शहर के मेयर श्री राजेंद्र शर्मा जी, यहाँ के डीडीसी चेयरपर्सन श्री भारत भूषण जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी शर्मा साहब, श्री आलोक कुमार जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, श्री उदय कुमार जी ग्रुप एडिटर अमर उजाला, सभागार में उपस्थित जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उमेश राय जी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर बेचन लाल जी, एडीजीपी जम्मू, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, अति विशिष्ट जन, अमर उजाला परिवार के सभी साथी, यहाँ उपस्थित सभी अभिभावक, मेधावी छात्र, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं आज सम्मानित किए गए सभी मेधावी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। 10वीं और 12वीं कक्षा के सभी मेधावी विद्यार्थी जो यहाँ हैं और जो नहीं हैं, उन्हें भी इस अवसर पर मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। अमर उजाला ग्रुप को इस आयोजन के लिए भी मैं साधुवाद देता हूं। मुझे लगता है कि आज जो विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हैं वो भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसे समय में आप स्कूल और कॉलेज में हैं जबकि न सिर्फ पूरे एजुकेशन सिस्टम में बुनियादी बदलाव हो रहा है, बल्कि भारत बड़ी तेज़ी से विश्व की एक बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था भी बन रहा है। इस कार्यक्रम में जब मैं आ रहा था तो मेरे मन में एक सवाल स्वाभाविक रूप से था कि सभी विद्यार्थियों से मुलाकात होगी तो उनसे क्या बातचीत करूंगा। मुझे लगा कि उनसे एक सवाल जरूर करने की आवश्यकता है, और वो सवाल ये है कि जब आपको सूचना मिली अमर उजाला के कार्यालय से कि आपको सम्मानित किया जाना है, तब आपके मन में क्या विचार आया, क्या कोई प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हुआ? ये जो वाई सब क्यों मुझे बुलाया गया है, ये प्रोग्राम क्यों हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ या देख सकता हूँ कि बहुत से विद्यार्थी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये जो वाई शब्द है एक विद्यार्थी के जीवन में उतना ही जरूरी है जितना कि हमें जीवित रहने के लिए सांस लेने की आवश्यकता होती है। लेकिन पिछले कई दशकों से जो हमारी लर्निंग जर्नी है, यानी जिसे सीखने की यात्रा कह सकते हैं, काफ़ी हद तक ये वाई शब्द उसमें से गायब हो गया था, और क्लासरूम में यदा कदा ही ये शब्द सुनाई पड़ता था, और गलती से कोई विद्यार्थी वाई या हाउ शब्द का प्रयोग करता था तो पूरा क्लास उसे घूर घूर के देखता था कि उसने कोई बड़ी भारी गलती कर दी है। अमेरिका के एक प्रोफेसर जॉन कोहेन ने कई वर्षों पहले एक शोध किया, रिसर्च किया, और उसका नतीजा ये था कि एक 5 साल का बच्चा हर रोज लगभग 300 सवाल पूछता है, और 15 साल का बच्चा हर रोज 3 सवाल पूछता है।
उन्होंने लगभग 35,000 विद्यार्थियों का एक सर्वे किया। अब ये कौन सा पढ़ाई का तरीका है जिसमें 10 साल के अंतराल के बाद ये 297 सवाल गायब हो जाते हैं। ये हाउ और वाई कहाँ चले जाते हैं। और प्रोफेसर कोहेन के रिसर्च और सर्वे का निष्कर्ष था कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया वो सिलेबस में इस तरह उलझता गया, जकड़ता गया कि सोचने की पूरी दुनिया उसकी करिकुलम के इर्द गिर्द ही रह गई और धीरे धीरे उसके अंदर जो क्यूरियासिटी थी, जिज्ञासा थी, वो समाप्त होती चली गई। 300 सवाल से घटकर 3 सवाल पर आना किसी मायने में प्रगति नहीं कही जा सकती है। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप भाग्यशाली हैं। इट्स ए ग्रेट टाइम टू बी ए स्टूडेंट, क्योंकि कई दशक बाद हमारे देश में वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार के कारण एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी उपहार में मिली है आपकी जनरेशन को, जो सिलेबस से अलग हटकर एक विद्यार्थी के अंदर जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी जागृत करती है। बच्चों, इसलिए मैं मानता हूँ कि किसी भी विद्यार्थी के पास अगर कोई सबसे बड़ा पावर है, शक्ति है, तो वो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग है। और विद्यार्थी की एकमात्र आइडेंटिटी वो क्यूरियोसिटी है। और यही क्रिटिकल थिंकिंग और क्यूरियोसिटी देश के स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कर सकती है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को, टैलेंटेड युवाओं को एक नई पहचान भी दे सकती है। एक राज्य या एक राष्ट्र तभी समृद्ध होगा जब उसके विद्यार्थी क्रिटिकल थिंकिंग और क्यूरियोसिटी से भरे होंगे। और इसलिए आज से ही मन में ये संकल्प लेना चाहिए कि क्लासरूम सिर्फ सिलेबस पूरा करने की जगह नहीं है, बल्कि आपकी जिज्ञासा को और जागृत करने का वो पवित्र स्थान है। मैं अभिभावकों और विद्यार्थियों दोनों को ये भरोसा देना चाहता हूँ कि इस लर्निंग जर्नी में जिस आवश्यक सुधारों की आवश्यकता है, जिन सुविधाओं की ज़रूरत है, उसके लिए प्रशासन कदम उठा रहा है और उसके लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। स्कूल एजुकेशन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो रिकमेंडेशंस हैं, उनके आधार पर टीचर स्टूडेंट मेंटरशिप, वोकेशनल ट्रेनिंग, सिलेबस में ज़रूरी परिवर्तन किए गए हैं। वैसे ही हायर एजुकेशन में भी स्टूडेंट्स के इनोवेटिव स्किल सेट को प्रमोट करने के लिए बहुत से आवश्यक निर्णय हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले हायर एजुकेशन काउंसिल की बैठक भी हुई थी और एक फ्यूचर रोड मैप क्या होगा जम्मू कश्मीर का, उस पर चर्चा भी हुई शिक्षाविदों के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक ठीक दिशा में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा। अभिभावकों से भी मेरा एक आग्रह होगा, सामान्यतया बच्चा जब पढ़ता है तो अभिभावक भी अनावश्यक रूप से, अगर छात्रावास में रह रहा है या घर पर ही रह रहा है, तो पढ़ाई किए कि नहीं किए, खाना खाए कि नहीं खाए, और कुछ दूसरी चर्चाएं। आज हमने एक बहुत बड़ा मकान था, उसकी रजिस्ट्री करा दी। मेरे पड़ोस वाले ने ये टेलीविज़न लाया था, मैं भी आज ले आया। मुझे लगता है इससे बचने की ज़रूरत है और विद्यार्थी स्वतः आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। उसमें आप क्या सहायक हो सकते हैं, मुझे लगता है कि इस दिशा में हमें सोचने की ज़रूरत है। शुरू में
अभिभावक चाहते हैं कि बच्चा पहला कदम चले, बच्चा कुछ बोले और उसके बाद हर एक कदम पर वह उसे प्रोत्साहित करें, ये आवश्यकता होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे ही प्रोत्साहन मिलना बंद हो जाता है। एक बड़े पुराने कॉमेडियन अमेरिकन थी, फिलिस डिलर। उनका कहना था कि बच्चे के जीवन के पहले 12 महीने हम उन्हें सही तरह से चलना और बोलना सिखाते हैं और बाद में उन्हें एक बात कहते हैं कि चुप रहो या चुपचाप बैठे रहो। कई बार आप कॉमेडियन से जीवन का रहस्य सीख सकते हैं। इसलिए मेरा भी सभी अभिभावकों से अनुरोध होगा कि परिवार बच्चे का सर्वप्रथम वातावरण है, जहां उसके अंदर क्यूरियोसिटी, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को नर्चर किया जा सकता है। सभी टीचर से भी मेरा विनम्रतापूर्वक अनुरोध होगा कि जिस प्रकार नई एजुकेशन पॉलिसी बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर, क्यूरियोसिटी को जागृत करने की बात करती है, वही पॉलिसी टीचर्स को भी दशकों बाद उसी दिशा में सोचने और काम करने की जिम्मेदारी सौंपती है। हमारी परंपरा में गुरुजनों का स्थान ईश्वर से ऊपर माना जाता है, क्योंकि एकमात्र टीचर के पास ही भविष्य निर्माण करने की क्षमता है। एकमात्र टीचर के पास ही वो टूल्स मौजूद हैं जो व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, और एकमात्र टीचर के पास ही वो आर्ट है जो भविष्य के आविष्कार के लिए बच्चों के मन में सपने को जन्म दे सकता है। एक प्रोफेसर मरियप्पन जवाहर थे, दक्षिण भारत के रहने वाले थे। आप में से कई लोगों ने उनका नाम सुना होगा। पेशे से इंजीनियर थे। बाद में उन्हें एक ऑफर मिला कि नहीं आप पढ़ाइए। पहले बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन बाद में दुखी रहने लगे। उनके दोस्तों ने पूछा कि भाई इसमें दुखी होने की क्या बात है? तो प्रोफेसर जवाहर ने कहा कि मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना नहीं आता। मैं मानता हूँ कि मैं अच्छा इंजीनियर हूँ, लेकिन अगर मैं पढ़ाना नहीं जानता तो एक अच्छा टीचर कैसे बन पाऊँगा। उनके दोस्तों ने कहा कि भाई इसमें क्या परेशान होने की बात है, ये तुम जानते हो कि तुम्हें पढ़ाना नहीं आता। लेकिन ये बात बच्चे तो नहीं जानते, इसलिए बात वहीं ख़त्म हो जाती है। तुम जैसे ही कॉलेज जाओगे, एक छोटी सी किताब तुम्हें मिलेगी जिसमें पूरा सिलेबस लिखा होगा। तुम्हारा काम है उस सिलेबस के आधार पर आगे बढ़ते जाओ, और एक सेमेस्टर के बाद न तुम्हें कुछ समझने की ज़रूरत होगी और न ही स्टूडेंट्स को कुछ पूछने की आवश्यकता होगी। और प्रोफेसर जवाहर ने लिखा है कि अपनी क्लास में स्टूडेंट्स के कैलकुलस का सिलेबस इतना कठिन था कि अगर न्यूटन उनका विद्यार्थी होता तो शायद वह भी फेल हो जाता। एक दिन मैं अभी बैक टू विलेज कार्यक्रम में गया था, जम्मू के ही किसी गांव में, बॉर्डर का गांव था। अंग्रेजी की किताब मैंने इसे काउंटर से उठा ली तो कुछ शब्द लिखे हुए थे। मेरे साथ डीसी जम्मू भी थी, शायद सभागार में है। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, आलोक कुमार जी आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि वहाँ जितने लोग खड़े थे, मुझे और डीसी जम्मू को छोड़कर, थोड़ा एडीजी और डिप्टी दूर थे, किसी को उस शब्द का अर्थ नहीं पता था। तो कृपा करके सिलेबस में कक्षा 2 में ही ऐसी अंग्रेजी लिख दिया जाए कि उसके अभिभावक को न समझ में आवे। मुझे लगता है कि दिक्कत हो जाएगी। और प्रोफेसर जवाहर की ये बात मुझे बहुत प्रभावित करती है, और मैं समझता हूँ कि जिस क्लास में न्यूटन और गैलीलियो भी फेल हो जाएं,
समझिए उस क्लास में क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ हो सकती है, क्यूरियासिटी कैसे जन्मेगी। और इसलिए टीचर्स का काम किताबों में जो लिखा है सिर्फ वह पढ़ाना नहीं रह गया है, बल्कि असली दायित्व स्टूडेंट्स को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को रीडिफाइन करके एक बड़ा अवसर दिया है देश को। एक तरफ जहां एजुकेशन सिस्टम में पारंपरिक मूल्य, हमारी संस्कृति, मातृभाषा, लोकल स्किल सेट और स्वतंत्र विचारों को तरजीह दी गई है, वहीं दूसरी तरफ क्लासरूम में एक बार फिर से इनोवेशन, क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सपेरिमेंट को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया है। आप सबकी जिम्मेदारी है कि फैक्ट्री की जगह स्कूल के कैंपस को फिर से विद्यालय बनाया जाए, जहां क्यूरियोसिटी हो, जहां किताबों को रटने की बजाय क्रिएटिविटी पर फोकस किया जाए, जहां सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी को पुरस्कृत किया जाए। जिस दिन टीचर्स की मदद से क्यूरियोसिटी की इस व्यवस्था को हम सभी स्कूल कैंपस में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, उस दिन वास्तव में एजुकेशन सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो गया ऐसा हम कह पाएंगे। आज जम्मू कश्मीर में 28,805 स्कूलों में 27,18,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। उनकी संख्या बढ़े, इसके लिए एक अभियान चलाया था इन लोगों ने। आओ स्कूल चलें कैंपेन था। तलाश करके भी एक कैंपेन चलाया, जिससे मुझे प्रसन्नता ये बताते हुए कि इनरोलमेंट में लगभग 15% की वृद्धि पिछले साल दर्ज हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी, चाहे वो हॉस्टल हो, अटल टिंकरिंग लैब हो, या ढेर सारे काम पिछले दिनों किए जा रहे हैं। शिक्षा का उजाला दूर दूर तक पहुँचे, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है। हाई स्कूल में मॉडर्न स्किल्स की ट्रेनिंग, नीट की तैयारी के लिए स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था की गई है। कंप्यूटर एडेड लर्निंग की व्यवस्था का भी इंतज़ाम किया है। आज लगभग 70,000 बच्चों को, बच्चियों को 14 अलग अलग ट्रेड्स में वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, और प्राइमरी स्कूल में 1420 कंप्यूटर एडेड लर्निंग सेंटर्स बच्चों की क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने की दिशा में काम कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि देश में कोई और राज्य भी है, शायद हो भी। जम्मू कश्मीर एक ऐसा संघ शासित राज्य है, या मैं कहूँ यूटी है, जहाँ कक्षा 12 तक किसी विद्यार्थी को कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। स्कूल बैग भी दिया जाता है फ्री में, पुस्तकें भी दी जाती हैं फ्री में। और अगर छात्रवृत्ति की संख्या में देखूं, तो अगर प्रतिशत के हिसाब से निकालेंगे तो देश के किसी राज्य से ज़्यादा छात्रवृत्ति संख्या की दृष्टि से जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों को दी जा रही है। एजुकेशन हर एक स्टूडेंट की अद्वितीय प्रतिभा को निखारने का अवसर मिले, उसे मेधावी बनाने का अवसर प्रदान करे, ये कोशिश है। जीवन में आपके सामने अनेक चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन कभी भी अपनी ये जो लर्निंग जर्नी है उस पर हावी नहीं होने देना है। आप जितनी समस्याओं का समाधान करते हैं, क्रिएटिविटी को उतना ही खिलने का अवसर मिलता है। और जब स्टूडेंट के अंदर क्रिएटिविटी खिलती है तो अपने आप क्यूरियोसिटी, नए एक्सपेरिमेंट करने की प्रवृत्ति ये बढ़ती है। जो मैं पहले शब्द इस्तेमाल किया, क्यों, वाई, इस एक्सपेरिमेंट का यही मूल मंत्र है। सभी विद्यार्थी भविष्य में
अपने इंडिपेंडेंट थिंकिंग, अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित करें। राष्ट्र निर्माण के लिए पूरे समर्पण की भावना से काम करें, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। फिर से एक बार आपको मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जब अभी फोटोग्राफी हो रही थी तो एक बार आपने ध्यान किया होगा कि एक बार विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी आए और दूसरी बार कहा गया आर्ट्स, कॉमर्स एंड होम साइंस। तो पहली बार मैंने सुना कि होम साइंस न आर्ट्स में है, न साइंस में है, न कॉमर्स में। तो मुझे मेरे मन में रहा नहीं गया। मैंने अपने एडवाइजर साहब से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन से पूछा कि भाई ये होम साइंस, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी में नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं साहब, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि कभी कभी थोड़ा ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, नहीं तो दुविधा बड़ी क्रिएट हो जाती है। मैं खुद ही दुविधा में आ गया था। ये होम साइंस सब्जेक्ट जो है ये किसके अंतर्गत आता है? मैं फिर से अमर उजाला परिवार को हृदय से साधुवाद देता हूँ। मेधावी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उन अभिभावकों को भी बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में और भी बेहतर हमारे विद्यार्थी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।